केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केम। प्यारे बच्चों, एज आई प्रॉमिस्ड, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 18 यस नोबल गैसेस के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर ग्रुप में से, ग्रुप 18 में से ज्यादातर पेपर में क्या आता है, इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज, कंप्लीट द रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करें नोबल गैसेस। देखो, कोई भी चीज डिस्कवर होती है उसके नेचर ऑफ रिएक्टिविटी से, कि उसकी कोई ना कोई रिएक्शन हमारी ऑब्जर्वेशन में आई तो क्यूरियोसिटी बढ़ी कि व्हाट इज दैट। लेकिन ये तो बहुत ही नोबल हैं, शरीफ हैं, किसी को तंग नहीं करती है, दे डोंट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट। तो इनका कैसे पता चला होगा कि क्या है नोबल गैसेस, क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। सो बहुत सारे साइंटिस्ट डेकेड से, सेंचुरी से इसके पीछे लगे हुए थे कि ये नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में, तो इन्होंने अपना एक घर बना लिया, एक अपना ग्रुप बना लिया और हर किसी को काम पे लगा दिया कि आपको हमारे जैसा बनना है, वी आर द बेस्ट। हर कोई नोबल गैस बनना चाहता है, चाहे वो मेटल है, चाहे नॉन मेटल है, चाहे मेटेलॉइड है। इलेक्ट्रॉन देकर, लेकर या शेयर करके हर किसी को नोबल गैस बनना है। क्यों? दीज आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, नॉट ओनली पीरियोडिक टेबल ऑफ द यूनिवर्स। सो शुरू में जब इनकी डिस्कवरी हुई है तो इट वॉज लॉर्ड रेले एंड विलियम रामसे। दे वर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आर्गन को डिस्कवर किया। आर्गन वॉज डिस्कवर्ड बाय देम, राइट? दैट एक नोबल गैस होगी एंड उसका नाम है आर्गन। और आपको पता है उससे पहले मेंडलीव कुछ चीजों को क्लासिफाई कर चुका था, उसने नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं छोड़ी थी, और वो 19th सेंचुरी की बिगिनिंग की बात है। एंड दे डिस्कवर्ड इट इन 1894 आर्गन को, ठीक है। लेकिन आर्गन से पहले हीलियम डिस्कवर्ड थी, राइट? तो जे.एन. लोकायर, he discovered helium and this is very interesting. 18th अगस्त 1868 एक सोलर एक्लिप्स था, सूर्य ग्रहण था। और अभी कुछ टाइम पहले जून के महीने में आई थिंक सबने एक बहुत बड़ा महासूर्य ग्रहण देखा, और मेरे ख्याल से काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसको देखा भी होगा। आई डू हैव सम फोटोग्राफ्स क्लिक बाय मी, मैं इस वीडियो के अंदर उनको अटैच करूंगी। तो उस कैमरा के अंदर, अगर मेरे पास फोन है, मैंने उस फोन के अंदर फोटो क्लिक करी तो उसकी जो भी पिक्चर आई, वहां से लाइट अर्थ के ऊपर आ रही है और हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पता है। हम लाइट को स्टडी कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर ये वेवलेंथ है तो ये वेवलेंथ किसकी है। ही डिड द सेम, जे.एन. लोकायर, ही डिड द सेम। सूर्य ग्रहण था और सनलाइट का जो कलर था वो चेंज हो जाता है, आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। रिसेंट एक्टिविटी थी, रिसेंट ये फिनोमिना हम लोगों ने देखा है। तो ही क्लासिफाइड द स्पेक्ट्रा, उसने स्पेक्ट्रा को स्टडी किया, बहुत अच्छे से स्टडी किया, एंड केम आउट कि जिस एलिमेंट का ये स्पेक्ट्रा है उसका एटॉमिक नंबर ये होना चाहिए, उसमें प्रोटॉन इतने होने चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इटसेल्फ इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास बहुत तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपीज है, एनएमआर है, ईएसआर है, बहुत तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, तो हर चीज का पता लगा सकते हैं। इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे। इवन अगर आप कोई स्ट्रक्चर ऐसा है ना, CH2Cl, इसका अलग से स्पेक्ट्रा आएगा। मींस इसके साथ अगर 3 हाइड्रोजन्स लगी हैं, इट विल शो 4 कर्व्स, इसके साथ 2 लगी हैं, इट विल शो 3 कर्व्स, और क्लोरीन का कर्व अलग से आएगा। हर चीज को हम स्टडी कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इट इज लाइक जैसे हम लोग स्कैन करवाते हैं ना, ईसीजी करवाते हैं, तो इट इज ईसीजी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ही डिस्कवर्ड हीलियम
इन सोलर स्पेक्ट्रम एंड ही जनरलाइज कि जो हीलियम है वो सिर्फ सन में ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बना रहे हैं, राइट ये सभी को पता है कि सन के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज करते हैं, फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का और हीलियम बन जाता है। और आपको पता है दो न्यूक्लियाई को फ्यूज करवाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और वो सन के सरफेस के ऊपर अवेलेबल है, और वो सन के स्पेक्ट्रा में उसने डिस्क्राइब कर दिया एंड इट कैन बी प्रूव्ड इवन टुडे। आज भी वही सनलाइट तो अर्थ पे आ रही है, तो अब किसी ने भी इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया बिकॉज इट वॉज ट्रू। उससे ज्यादा डेवलप्ड इक्विपमेंट्स आज हमारे पास हैं। एंड आफ्टर दैट 1868 एंड सेम साइंटिस्ट विलियम रैमसे 1894 में इन लोगों ने ऑर्गन की बात की एंड देन 1895 के अंदर उसने अर्थ के ऊपर हीलियम को डिस्कवर कर दिया कि हीलियम जो है वो अर्थ पे भी है। अर्थ पे कहाँ होती है? जिस जगह पे नेचुरल गैस होती है जमीन के नीचे, जो पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हैं और हमारे पास नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स हैं, सीएनजी के डिपॉजिट्स हैं, उनके अंदर हीलियम की क्वांटिटी भी है। ठीक है, तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि ये कैसे कैसे डिस्कवर हुई। ठीक है, अब देखिए इनकी आइसोलेशन की अगर हम बात करें, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट इज हैविंग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बचा हमारे पास टोटल 1%, सिर्फ 1% जिसके अंदर हम लिखते हैं अदर गैसेस। अदर गैसेस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सब कुछ आ गया इसमें। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स की गैसेस आ गई इसके अंदर, और इसी 1% के अंदर नोबल गैसेस भी हैं। हमारी एयर के अंदर इसी 1% के अंदर नोबल गैसेस भी हैं, और उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो रहती है वो आर्गन की रहती है, देन हीलियम भी उसमें पाई जाती है। ठीक है, ओके। अब आइसोलेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे इसको, देखिए इट इज बाय लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, ठीक है, सिंपल। एयर को कर दिया लिक्विफाई। लिक्विफाई करने के लिए आपको पता है टेम्परेचर कम रखा जाएगा, प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा। तो जितनी भी हमारे पास गैसेस हैं दे ऑल विल गेट लिक्विफाइड। अब इसमें सारी आएंगी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी एंड अदर्स। ठीक है, तो ऑल गैसेस, ऑल नॉन रेडियो एक्टिव गैसेस, रादर all non-radioactive gases get liquefied। तो इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है एंड नोबल गैसेस भी है। ठीक है, ये सारी की सारी लिक्विफाई हो गई। ठीक, और टेम्परेचर की रेंज 73 केल्विन, लेकिन हीलियम नहीं हुई। हीलियम इस टेम्परेचर पे आके भी लिक्विफाई नहीं होती। ठीक है, और इसके अंदर अभी भी जब हीलियम को सेपरेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जितना आप इसको लिक्विफाई करने की कोशिश करेंगे नाइट्रोजन इसके साथ एज इंप्योरिटी आ ही जाती है। इट कम्स अलोंग विद हीलियम एज इंप्योरिटी। ठीक है, अच्छा फिर क्या करते हैं, 73 केल्विन से नीचे जब थोड़ा सा टेम्परेचर चला जाता है हीलियम गेट्स लिक्विफाइड, और इस 1 और 2% जो नाइट्रोजन की इंप्योरिटी है उसको निकालने के लिए चारकोल का यूज किया जाता है। चारकोल के ऊपर नाइट्रोजन जो है इट गेट्स एडसॉर्ब, और हमारे पास 99.9% प्योर हीलियम इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, एयर को हमने लिक्विफाई किया, 73 केल्विन तक पहुंच के सारे लिक्विफाई हो गए, और उसके बाद हीलियम इट ऑल्सो गेट्स 73 से नीचे हीलियम भी लिक्विफाई हो जाती है। और उसके बाद आपको पता है जब लिक्विफाई हो गया अगला स्टेप क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लिक्विड बन गया, अब उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा नाइट्रोजन भी लिक्विफाई होके लिक्विड है, ऑक्सीजन भी लिक्विड है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ते ही उनका वेपर बनने शुरू होंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा उसको हम सेपरेट करते जाएंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे हम बाकी ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ते थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो लेट्स डू दैट।
Now we are having helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. रेडॉन का हम नाम तो लिख देते हैं, बट इट इज हाईली रेडियो एक्टिव. लाइफ स्पैन इसका बहुत ही कम है. इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है दैट इज वेरी स्मॉल. इस वजह से ज्यादा देर तक टिकती नहीं है. और आगे एक क्वेश्चन आएगा कि जीनॉन के कंपाउंड्स तो हमने बना लिए, रेडॉन के क्यों नहीं बना सके, जबकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, क्योंकि ये तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं रहती है. डिस्कवर करेंगे थोड़े टाइम के बाद खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है, रेडियो एक्टिव है ना, इसलिए. अब देखिए हीलियम एटॉमिक नंबर 2. हीलियम 2, 10, 18, 36, then 36, 54, 86. Radon is 86. अब configuration 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, 6s2, 6p6. तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6. The most stable configuration of periodic table that is ns2 np6. और ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने वाली है. ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. आइसोलेशन कंप्लीट. तो ये इनकी थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई. अब देखिए मैं डाउन को ही रखूंगी इसको. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, दिस इज फर्स्ट पीरियड. ठीक है, मैं पीरियड्स की बात कर रही हूं. दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ, this is fifth and this is sixth period. ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन हर बार नई शेल के अंदर ऐड होता है. 1s2 और इसमें आ जाता है 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6. ठीक है, ये इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन. मतलब इसके अंदर सिर्फ एक शेल, इसके अंदर 2 शेल्स, ये रहा न्यूक्लियस. नेक्स्ट इसके अंदर 1 2 3 शेल्स. नेक्स्ट क्रिप्टॉन के अंदर 1 2 3 4 शेल्स. और उसके नेक्स्ट 1 3 4 5. तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज करता जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल. हर पीरियड पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाता है. ठीक है, दिस इज n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इंक्रीजेस. अब इस साइज के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं. ग्रुप 17 में अलोंग द पीरियड साइज स्मॉल हो जाता है और हर रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर, जैसे अगर हम सेकंड की बात करें तो दिस इज नियॉन. तो हमें ये लगेगा नियॉन से पहले इधर हमारे पास है फ्लोरीन. ठीक है, एटॉमिक नंबर 9, दिस इज एटॉमिक नंबर 10. तो फ्लोरीन के अंदर है 2s2 2p5 और इसका साइज है स्मॉल, सबसे स्मॉल. ऐसे करके छोटा हो जाता है ना साइज इधर को आते हुए. तो इसका मतलब नियॉन का साइज फ्लोरीन से छोटा होगा? नहीं. हर नोबल गैस जो हमारे पास ग्रुप 17 है उसके बाद में प्रेजेंट है. तो ये साइजेस पता कैसे हैं? ऐसे आएगा पीरियड इधर, ये रहा ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के अंदर क्या है, साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा. शेल सेकंड ही है, जहां से शेल स्टार्ट हुई थी ना, ये और ये ऑलमोस्ट सेम होंगे क्योंकि इसके अंदर शेल पूरी तरह से कंप्लीट फुली फिल्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हैं
और उस वजह से साइज, क्योंकि एडजस्ट करना है ना उसको, तो प्रॉपर अपनी जो नॉर्मल शेल होनी चाहिए उसमें वो एडजस्ट हो जाता है, जबकि इधर को जाते हुए फ्लोरीन तक स्मॉल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सेम शेल, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और उस वजह से वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है। लेकिन नोबल गैसेस में सारी की सारी ऑक्टेट कंप्लीट एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर जस्ट रिलैक्स्ड, राइट। इसलिए इनका साइज थोड़ा सा अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में इससे थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप, ये तो ग्रुप 17 के साथ इसका कंपैरिजन था एटॉमिक रेडियस का। डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, ठीक है, ओके। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीजेस, इट मींस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ गया, देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, ओके। अगर वो डिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिक्रीज। जितना साइज बढ़ता जा रहा है, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, बीच के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करना शुरू कर देते हैं, और जब जब डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर जाते हैं वो तो शील्ड ही नहीं करते, तो न्यूक्लियस जो है उतनी, लेकिन न्यूक्लियस तो उतना स्ट्रांग हो जाता है ना, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होल्ड जो है वो बाहर वाले न्यूक्लियस के ऊपर कम होता जाता है। इसका मतलब सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हटाना आसान हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इट डिक्रीजेस, डिस्टेंस बढ़ गया, न्यूक्लियस का होल्ड कम हो गया, इट मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली दो ही चीजें हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी तो तब निकलेगी ना जब ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेंगे, वो तो पहले से ही बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, उससे ज्यादा उनके पास जगह ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन रखेंगे कहां पे। सो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0, और अगर हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करें, जबरदस्ती, तो एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी कि भाई साहब रख लीजिए इलेक्ट्रॉन, है ना। जबरदस्ती उसको पकड़ाने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन के, आप रख लो रख लो, वो मना करेगा, आई डोंट हैव प्लेस, आई डोंट हैव स्पेस, लेकिन जबरदस्ती, तो एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्वेश्चन है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज 0 और हाईली पॉजिटिव, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। देखो जहां पे भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आता है वहां पे वैन डर वाल्स सर पहुंच जाते हैं। डाउन द ग्रुप साइज मोटो होते जा रहा है, जितना साइज बड़ा होगा, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है सरफेस टू सरफेस, जितना सरफेस एरिया ज्यादा, लार्जर सरफेस एरिया, मोर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स दे विल कम क्लोजर। इसका मतलब इससे डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीजेस, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है, ओके। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, अब देखो कितनी आसानी से हम किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि जब ये मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन ये तो नोबल गैसेस हैं, किसी से झगड़ा करना पसंद नहीं है, अपने आप में रहते हैं, ठीक है, तो बॉन्डिंग बनाएंगे ही नहीं। दे डोंट प्रेफर टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन विद देयर मॉलिक्यूल्स।
तो इसका मतलब इनको आसानी से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिक्विफाई होने के लिए उनके बीच में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होनी चाहिए ना, बॉन्डिंग आनी चाहिए, नहीं आती है। तो इनकी जो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन है दैट इज वेरी लेस, इजीली लिक्विफाई नहीं होते हैं। देन सोलुबिलिटी। अब देखिए इनके ऊपर कोई प्रॉपर चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो सोलुबिलिटी, चाहे हम वाटर की बात करें चाहे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, दे आर स्लाइटली सोलुबल। कंप्लीट सोलुबिलिटी किसी में भी नहीं है, दे आर स्लाइटली सोलुबल। और अगर हम इनको जबरदस्ती रिएक्ट करवाने की कोशिश भी करते हैं, सो कंडीशंस आर वेरी वेरी ड्रास्टिक, बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस रखनी पड़ती हैं, स्पेशल कंडीशंस रखनी पड़ती हैं। तो ये थी इनकी atomic properties. We are done with this. Now we are left with, अब कैसे पता चला? काफी टाइम तक तो यही लेके चलते रहे ना, ये नोबल गैसेज है, रिएक्ट नहीं करते, हम तो आज भी यही बोलते हैं, ठीक है, और वो सच भी है, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक हमारे पास नोबल गैस है जो थोड़ी सी रिलैक्सिंग हो जाती है कि चलो ठीक है, आप लोग इतना मेरे को कंपेल कर रहे हो तो लेट मी हैव सम कंपाउंड्स, ठीक है, तो दैट इज जीनॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, विच वॉज द फर्स्ट कंपाउंड? मैं क्वेश्चन लिख देती हूं पहले, नेम द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ noble gases prepared in lab and by whom? फर्स्ट कंपाउंड कौन सा था और उसको किसने बनाया था? ठीक है, मुझे पता है आप सभी को इसका नाम पता है, आप लोग या तो एन बार्टलेट बोलते हैं या नील बार्टलेट बोलते हैं, यू आर एग्जैक्टली राइट। In 1962, नील बार्टलेट, ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसने बनाया फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है। एक्चुअली ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा था? ही वॉज यूजिंग ऑक्सीजन विथ प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। एक्चुअली काम वो कुछ और कर रहा था, ही वॉज using the reaction, he was making the reaction between platinum hexafluoride and oxygen, and he noticed that platinum hexafluoride is a strong oxidizing agent. इसने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन करवा दी. It was so strong oxidizing agent that it oxidizes oxygen. कैसे? It combined with it and form O2 positive and PTF6 negative. ऑक्सीजन में से, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में से इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया और आयोनिक कंपाउंड बना दिया O2 पॉजिटिव एंड PTF6 नेगेटिव. तो इस कंपाउंड की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, ऑक्सीजन की इसने आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टडी की एंड देन एक आइडिया उसके माइंड में हिट किया दैट आउट ऑफ नोबल गैसेस ऑक्सीजन क्या है? नॉर्मल ऑक्सीजन इतनी ज्यादा डिसेंट गैस है, नेचर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर ये अपनी मर्जी से रिएक्ट तो करती ही नहीं. जब हम इसको किसी और के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कुछ कंडीशंस लगाएंगे, तभी रिएक्ट करेगी. देखो, आपके सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में आप सांस ले रहे हो, आपका सारा सामान घर का बाहर है, फसलें खेतों में खड़ी हैं, ऑक्सीजन को यूज की ऑक्सीडेशन करती है क्या? नहीं करती है. तो बहुत ही नोबल गैस है ये, ठीक, डिसेंट है. तो अगर ऑक्सीजन ऐसी है तो ऑक्सीजन की तरह दिखने वाली कोई नोबल गैस तो नहीं है. यस, ही फाउंड वन नोबल गैस जिसकी हर प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से मैच करती थी. तो उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं ऑक्सीजन की जगह पे जीनॉन को रख के देखूं कि अगर प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन करवा सकता है, हो सकता है जीनॉन की भी करवा दे. एंड टू हिज सरप्राइज ही वॉज सक्सेसफुल. ही यूज्ड PTF6 platinum hexafluoride with xenon and he was successful in making this compound. And it was miracle in the history of chemistry that he was able to made
a compound of such an element which was supposed to have no chemical reactivity. और उसके बाद काम शुरू हो गया. जीनॉन अगर इसके साथ कंबाइन कर गई तो ओके, इसको किसी और के साथ भी कंबाइन करवाओ. यहां सिर्फ उसका एक इलेक्ट्रॉन हटाया था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हटाया था. इट अंडरगो ऑक्सीडेशन. ओके, अब इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया ना इसने, तो लेट मेक इट रिएक्ट विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. करेंगे किसके साथ? जो हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे. और यही रीजन है कि जीनोन के साथ मैक्सिमम कंपाउंड्स किसके हैं? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. अगेन वन क्वेश्चन कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही जीनोन के साथ रिएक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि जीनॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जीनॉन की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग. सो इट वाज द कंपाउंड मेड बाय नील बार्टलेट. और यहां पे देखो प्लेटिनम PTF6 ने क्या किया था? ऑक्सीडाइजेस ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन 1 पॉजिटिव. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से इसने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया. ठीक है, अब देखो अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, अब उसने कंपैरिजन जिन चीजों में किया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जीनोन की, बोथ हैव कंपेरेबल वैल्यूज. हमारे पास ऑक्सीजन है, इट इज 1175 किलोजूल पर मोल, और जीनोन इट इज हैविंग 1170 किलोजूल पर मोल. सी ऑलमोस्ट सेम. फोर्थ पोजीशन के ऊपर का तो कोई फर्क ही नहीं है. 1175 और 1171 एंड द सेम थिंग. दूसरी बात, दोनों के एटॉमिक रेडियाई ऑक्सीजन और जीनोन. ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियाई इट इज ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 4 एंगस्ट्रॉम एंड सेम इज जीनोन. दोनों के एटॉमिक रेडियाई दे आर ऑलमोस्ट सेम. तो यहां से जो नील बार्टलेट है उसने इन्हीं चीजों को स्टडी किया कि ऑक्सीजन के साथ मैच करता हुआ कौन सा नोबल गैस है. ही माइट हैव मेड द रिएक्शन बिटवीन हीलियम एंड PTF6. ही माइट हैव यूज्ड क्रिप्टॉन, बट ही वाज सक्सेसफुल ओनली विद जीनोन. तो ये था लेबोरेटरी प्रिपरेशन फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके ये पूछ लेते हैं कि क्यों उसने जीनोन को चुना. व्हाट वाज द सिमिलैरिटीज बिटवीन जीनोन एंड ऑक्सीजन दैट ही यूज्ड. नील बार्टलेट ही मेड यूज ऑफ जीनोन. ठीक है, उसने किया कुछ नहीं था, जस्ट इसकी जगह पे जीनोन रख दी, बाकी तो सारा कुछ वही था. और रिएक्शन सेम हो गई. जैसे उसने O2 को O2 पॉजिटिव बनाया था, उसी तरीके से PTF6 ने क्या किया? जीनोन को ही मेड जीनोन 1 पॉजिटिव. सेम, दोनों में सेम रिएक्शन. ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की. जीनोन केमिकली रिएक्ट करने वाली है, कुछ और कंपाउंड्स बनाएंगे. ये तो फर्स्ट कंपाउंड था, उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड्स बने हैं. ओके, अब देखिए कंपाउंड्स ऑफ जीनोन. जीनोन के कंपाउंड्स हमारे पास हैं फ्लोराइड्स, फिर है ऑक्साइड्स, फिर है ऑक्सीफ्लोराइड्स. बहुत सारी हमारे पास इसकी वेराइटी है. फ्लोराइड्स के अंदर वी आर लेफ्ट विद XeF2, XeF4, XeF6. टोटल 3 बनते हैं, सिर्फ 3 ही फ्लोराइड्स होते हैं. ऑक्साइड्स we are having XeO3, XeO4, and in case of oxyfluoride we are having XeOF2, xenon oxydifluoride. This is xenon oxydifluoride. Then XeOF4, this is xenon oxy tetrafluoride. ठीक है, then we are having one more XeO2F2. This is xenon dioxy
डाई फ्लोराइड। तो दीज आर द वेरियस कंपाउंड्स जो xenon बनाती है। इट फॉर्म्स फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स। आप लोगों ने भी ऐसे ही नोट कर लेना है, एक ही जगह के ऊपर ये हमारे पास इकट्ठे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस की। जो फ्लोराइड्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड्स कैसे करते हैं, और फिर इनके स्ट्रक्चर्स, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो लेट अस टेक अप देयर केमिकल प्रॉपर्टीज वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं xenon फ्लोराइड्स की प्रेपरेशन। टोटल 3 है हमारे पास, ठीक है, XeF2, XeF4 एंड XeF6। और ये डायरेक्ट रिएक्शन से तैयार हो जाते हैं। xenon इज मेड टू रिएक्ट विद फ्लोरीन, लेकिन कंडीशंस बहुत ही स्पेशल है। अगर दिस इज टेकन इन 2:1 रेशो, मतलब 2 वॉल्यूम इसके और 1 वॉल्यूम इसका, देन वी विल गेट xenon डाइफ्लोराइड। एंड इफ वी आर टेकिंग अ रेशो दैट 1:5 वॉल्यूम्स में, ऑब्वियसली इट इज इन वॉल्यूम, तो इट विल गिव xenon tetrafluoride. And if this ratio is 1:20, 1 volume into 20 volumes, so it will give hexafluoride. So this ratio is 1:20, this ratio is 1:5, and this ratio is 2:1. तो उसी तरीके से you will get xenon difluoride, xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride along with certain conditions. इस रेशो के साथ टेम्परेचर इज 673 केल्विन एंड प्रेशर इज ओनली 1 बार। जब आपको टेट्राफ्लोराइड बनाना है, यू हैव टू सेट द टेम्परेचर 873 केल्विन एंड प्रेशर 6 to 7 बार। एंड टू प्रिपेयर हेक्साफ्लोराइड, यू हैव टू सेट द टेम्परेचर 573 along with very high pressure 60 to 70 बार। इनमें से कोई भी एक प्रेपरेशन पेपर में पूछ ली जाती है, चाहे वो आपको कंडीशन पूछे, चाहे वो आपको रेशो पूछे। तो इसलिए मैंने तीनों की प्रेपरेशन आपको इकट्ठा बताई है। तो ऐसे ही आप लोग भी नोट करें, बेटर है साथ साथ में नोट करें। तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। नाउ वी आर लेफ्ट विद इट्स सर्टेन रिएक्शंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं इसकी। तो अब देखते हैं फ्लोराइड्स की रिएक्शंस विद हाइड्रोजन, वाटर एंड अदर्स, ठीक है। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज of xenon fluorides. Okay. तो सबसे पहले हम टेकअप करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है, फर्स्ट हम ले रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन क्या करती है, इट रिड्यूसेस, hydrogen reduces xenon fluorides. हाइड्रोजन xenon fluorides को रिड्यूस कर देती है, मतलब उनकी रिडक्शन कर देती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन। XeF2 प्लस हाइड्रोजन, तो ये बन जाता है xenon प्लस 2HF बाहर। XeF4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, अब 4 है ना, तो यहां पे 2 लग जाएगा। इट विल गिव xenon प्लस 4HF। इट रिड्यूसेस मींस ये इसकी रिडक्शन कर रही है। XeF6, 6 आ गया, 3 हाइड्रोजन, xenon प्लस 6HF। देखो रिएक्शन बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर सिर्फ ये लिखकर आया तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या बनने वाला है। यहां पे xenon के ऊपर कितना चार्ज, +2, यहां पे 0, हो गई ना रिडक्शन, ठीक है। और हाइड्रोजन कंबाइन कर गई फ्लोरीन के साथ, देखो यहां हाइड्रोजन के ऊपर 0, यहां हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे बात। तो xenon की हो गई रिडक्शन, हाइड्रोजन की हो गई ऑक्सीडेशन। इसलिए हाइड्रोजन इसको क्या करवाती है, रिडक्शन। इट रिड्यूसेस xenon फ्लोराइड्स। तो इस तरीके से तीनों फ्लोराइड्स की रिडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। अब देखो
वाटर के साथ भी ये अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर पूरी तरह हाइड्रोलिसिस हो जाए, दो तरह से होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो लेट्स सी दैट रिएक्शन विद वाटर। तो पहले हम देखेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एक्सेस वाटर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इससे बनेगा xenon trioxide. It gives xenon trioxide, which is explosive. This is xenon trioxide. और देता कौन है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं ओनली xenon टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड। xenon डाइफ्लोराइड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके XeO3 नहीं बनाएगी, सिर्फ ये दोनों बनाएंगी। माइंडेड, अगर आपको रिएक्शन दे दी जाए कि अगली साइड xenon ट्राइऑक्साइड बन रहा है, तो ऑब्वियस इधर आपको टेट्रा और हेक्सा ही दिया गया होगा। ठीक है, अब हम रिएक्शंस लिखते हैं। लेट्स सी, ये है मेरे पास XeF4 प्लस वाटर, और दूसरा कंपाउंड XeF6 प्लस वाटर, दोनों से ही बनेगा XeO3। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। और क्योंकि H और फ्लोरीन है, ये मिलकर HF भी बनाने वाले हैं, तो इट विल गिव XeO3 प्लस xenon प्लस HF, and also there is liberation of oxygen. So let it be balanced. In order to balance it, 2 4 6 4s are 24, so there will be 24 HF. Now hydrogens are 24, it means 12 H2O. Now here oxygens are 12, 3 2s are 6 and 3 2s are 6, 6 and 6 12. Now it is balanced. Similarly, XeF6, it will react with water to give XeO3 and HF. 6 3 और ये आ जाएगा यहाँ पे 3 हो गया। ओके, बैलेंस्ड। तो इस तरीके से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद ये एक्सप्लोसिव, दिस इज सॉलिड एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर, हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड, और बना कैसे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के साथ। और देखिए जितने भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होंगे दे विल गिव ऑक्सीफ्लोराइड्स, क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी, चारों के चारों फ्लोरीन्स हट गए, उसकी जगह ऑक्सीजन लग गई। लेकिन पार्शियल में क्या होगा? फ्लोरीन भी लगी रहेगी और थोड़ी ऑक्सीजन भी ऐड हो जाएगी। नोटेड। अब देखते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, सेकेंड स्टेप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स xenon oxyfluorides, xenon oxyfluorides. Let's see that. XeF4, XeF6. अब देखो, if there is addition of one water molecule, XeF6, if there is addition of two water molecules, ठीक है, what we will get? XeF4 और एक water add हुआ, it will form XeOF2 along with HF. HF तो बाहर जाएगा ही जाएगा, इसको बैलेंस कर लीजिए, ये लीजिए, ये 4 के साथ टेट्रा के साथ बना XeOF2। अब देखो xenon हेक्साफ्लोराइड, अगर एक वाटर इसके साथ ऐड होता है, इट विल गिव XeOF4 plus HF. One water molecule is added, तो it will give XeOF4. अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हुए, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन एक आई, अब 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन 2 ऐड हो जाएंगी, तो XeO2F2 एंड 4HF बाहर। समझ आई? एक ऑक्सीजन भेज दो इधर,
XeOF4, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट करनी है आपने। अब यहां पे 2 ऑक्सीजन्स, ओके, एड हियर XeO2, तो क्वाइट ऑब्वियस ऑक्सीजन के ऊपर डबल है, -2 -4, 2 इसके लगेंगे -6 हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्शियल हाइड्रोलिसिस से वी विल गेट दिस इज xenon oxy difluoride, this is xenon oxy tetrafluoride, and this is xenon dioxy difluoride. So it was partial hydrolysis to give various oxyfluorides. ठीक है। Now एक बहुत स्पेशल रिएक्शन, फ्लोराइड डोनर्स, हाउ दे एक्ट एज फ्लोराइड डोनर्स, लेट्स सी दैट। अच्छा, यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना, एक बार देखिए, XeF6 1 वाटर मॉलिक्यूल, XeF6 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, XeF6 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्शन आप इससे पहले करके आए हो। बैलेंसिंग में एक जगह पे ये 3 रिएक्शंस थी। व्हाट हैपन्स विद 1 मॉलिक्यूल, व्हाट हैपन्स विद 2 एंड व्हाट हैपन्स विद 3। 3 के साथ क्या बन जाएगा, ये 2 के साथ क्या बनेगा, ये 1 के साथ क्या बनेगा, ये। ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, फ्लोराइड डोनर्स, xenon fluorides as fluoride donors, as fluoride donors। ये F नेगेटिव डोनेट करेंगे, कैसे? हमारे पास है XeF2 and they are made to react with MF5 पेंटाफ्लोराइड्स, और क्या बना लेते हैं, जीनॉन ने एक फ्लोराइड डोनेट कर दिया, तो ये बचा ओनली XeF, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां से एक फ्लोरीन निकल के इधर, तो ये आ गया MF6, फ्लोराइड आया ना, तो नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पे M ग्रुप 15 का मेंबर है, वेयर M इट मे बी आर्सेनिक +5, एंटीमनी +5 और फास्फोरस +5। ठीक है, मैं रिएक्शन लिख के दिखाती हूं। XeF2 प्लस आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, what it will form, XeF positive and arsenic hexafluoride negative. Again XeF2, let it be antimony pentafluoride, and it will form XeF positive antimony hexafluoride. फॉस्फोरस के साथ भी लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, PF5 and it will form XeF positive PF6 negative. अच्छा, ये जो फ्लोराइड एक्सेप्टर है, नाउ इट इज डोनर, F negative donor and this is F negative acceptor. क्लियर बात? ये डोनर है, ये एक्सेप्टर, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। F नेगेटिव को ये कहां रिसीव करते हैं, इनके पास d ऑर्बिटल्स खाली हैं, NF5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये काम करते हैं। ठीक है, तो इतना ही नहीं, हमारे पास जो टेट्राफ्लोराइड है, इट ऑल्सो इन्हीं के साथ F5 एंड दिस इज ऑल्सो, ये मैंने डाइफ्लोराइड्स के रिएक्शंस लिखे, इट वाज डाइफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, इट विल ऑल्सो डू द सेम। क्या बन जाएगा, XeF3 पॉजिटिव एंड SbF6 नेगेटिव। टू सिंपल इट इज, क्लियर? ओके, अब देखिए जो XeF6 हैं वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, दे विल रिएक्ट विद ल्यूइस एसिड्स लाइक BF3, बोरोन फैमिली के साथ, ग्रुप 13 के साथ ये लोग कंबाइन करेंगे। तो
XeF6, it reacts with BF3 and form XeF5 positive and it will be BF4 negative. ठीक है. Also, it may react with HF and give XeF5 positive and HF2 negative. Right? तो ये थी वेरियस रिएक्शंस जो जिनॉन के फ्लोराइड एज फ्लोराइड डोनर्स शो करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज दैट दे एक्ट एज फ्लोराइड एक्सेप्टर्स. ये एज एक्सेप्टर भी काम करते हैं. देखते हैं ये फ्लोराइड आयन किससे रिसीव करेंगे और अब ये क्या बनेंगे, एनायन. अभी तक जो जीनॉन का कंपाउंड था वो बन रहा था केटायन. ठीक है. सो दे एक्सेप्ट फ्लोराइड लाइक xenon XeF6. they will accept a fluoride from metal fluoride और जो मेटल है इट विल बी अल्कली मेटल, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और सबसे ज्यादा सीजियम. तो ये चला गया इसके पास, तो M क्या बन गया, पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन F नेगेटिव आ गया इसके पास, तो ये बन गया XeF7 नेगेटिव. तो अगर मैं इसकी जगह पे दिस इज जिनोन हेक्साफ्लोराइड प्लस सीजियम फ्लोराइड कर दूं तो इट विल गिव सीजियम पॉजिटिव XeF7 नेगेटिव. इस तरीके से इट एक्ट्स एज फ्लोराइड एक्सेप्टर. ठीक है. तो ये थी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. और जितने भी फ्लोराइड्स हैं, लास्ट में जितने भी फ्लोराइड्स हैं, ऑल फ्लोराइड्स आर व्हाइट. दीज आर व्हाइट बट क्रिस्टलाइन नहीं है, व्हाइट है, लेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. व्हाइट लेस क्रिस्टलाइन solids and they sublime on heating. सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में से पास नहीं करते. तो ये थी इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैसेस. ठीक है. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट ग्रुप 18 का वीडियो भी आपके पास सबसे पहले पहुंचे. तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्रुप 18 को लेकर. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड यस कीप प्रैक्टिसिंग.